हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा मूल्यांकन के प्रकार के बारे में, जो कि हैं संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। अब आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वो भी मूल्यांकन की जो टेक्निक्स थी और प्रकार कह रहा था मैं उसको, उसमें भी 2 प्रकार बताए, जो कि थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो वो मूल्यांकन का एक आधार था, जिसे कह सकते हैं एक आधार था वर्गीकरण का, ये दूसरा आधार है वर्गीकरण का। इसको भी मूल्यांकन के प्रकार ही कहेंगे, लेकिन ये जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से बेटर एवोल्यूशन है। कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशन की दुनिया में एक इनोवेशन है, जो कि मिचेल स्क्रीवेन ने किया। जो कि वो परंपरागत मूल्यांकन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चलता रहता था, उसमें थोड़ा सा बदलाव करके एक नया कंसेप्ट डेवलप किया मिचेल स्क्रीवेन ने 1967 में। इन्होंने मूल्यांकन को 2 भागों में बाँटा, या कह सकते हैं कि मूल्यांकन के 2 प्रकार इन्होंने बताए, जिसको हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन और समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। और आजकल देखते होंगे आप स्कूलों में या शिक्षा के कोई भी संस्थान है, जो वहाँ पे इस प्रकार के मूल्यांकनों का नाम अमूमन सुनने को मिलता है। एफ जो FA ऐसे आप सुनते रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन लिखा है मैंने, तो आपने स्कूलों में सुना होगा फर्स्ट FA, FA1, FA2, FS1, FS2। तो इसका मतलब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन या असेसमेंट एक ही बात हुई। असेसमेंट भी अक्सर बोला जाता है, तो मैं कल बता चुका हूँ कि असेसमेंट और इवोल्यूशन को आप एक ही उस टर्म्स में लेंगे, ज़्यादा अन्यथा आप इनको सोचेंगे नहीं। तो मूल्यांकन के इस प्रकार को 2 भागों में बांटा, जो है वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन और समेटिव इवोल्यूशन। तो मूल्यांकन के क्षेत्र में एक प्रकार का इनोवेशन है, नवाचार है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले संरचनात्मक मूल्यांकन की। इसको मैं बताऊंगा आपको, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन को भी मैं आपको बताऊंगा। बुक्स में बहुत अलग अलग, हिंदी में खास तौर पे अलग अलग नामों से ये दिए होंगे, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। कहीं कहीं निर्माणात्मक मूल्यांकन भी इसको कहा गया होगा। तो एक ही चीज़ है ये, संरचनात्मक, कहीं रचनात्मक भी लिखा है। तो इंग्लिश में हमेशा फॉर्मेटिव ही लिखा होगा, और योगात्मक के लिए या संकलनात्मक जो होता है उसके लिए समेटिव भी लिखा होगा। तो आप इंग्लिश में पढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो शुरू करते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन हुआ क्या। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए टीचर आपको पता भी होना चाहिए इसके बारे में। तो संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करूँ तो इससे तात्पर्य कह सकते हैं हम, ये किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, देखिए किसी शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजना, एजुकेशन जो प्लान है, या किसी शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन करके सुधार किया जा सके, इससे है मतलब। तो संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब किससे है, किसी शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजना या शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन करके यदि सुधार किया जा सके, तो इसका आशय इससे है, इसमें किसी शैक्षिक कार्यक्रम या योजना की गुणवत्ता और उपयोगिता का आकलन किया जाता है। ध्यान से देखिए, ये डेफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं, और इसको मैं क्लियर उदाहरणों से समझाऊंगा। शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन करके सुधार किया जा सके, इसमें किसी शैक्षिक कार्यक्रम या योजना की गुणवत्ता और उपयोगिता का आकलन किया जाता है, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। आप समझ रहे हैं, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली। तो यानी कह सकते हैं इस प्रकार का एक मूल्यांकन है, जिसमें कि कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम हो सकता है, वो प्लानिंग हो सकती है, एजुकेशन एक प्रोसेस हो सकती है, उसमें मूल्यांकन करके सुधार की गुंजाइश जहाँ पे हो। यानी कि हम मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उसमें सुधार हो सके, ठीक है, जिससे कि उस प्रक्रिया को, या कह सकते हैं उस कार्यक्रम या योजना या किसी या योजना को, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा उपयोगी बना सकें और ज़्यादा उसको प्रभावशाली बना सकें। आगे जब संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में मैं अंतर बताऊंगा, तो आप स्पष्ट हो जाएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी ध्यान से आगे देखिए, उदाहरण देखिए, जैसे कि टर्म एग्जाम जो होते हैं, या यूनिट टेस्ट के द्वारा छात्रों का विषय का ज्ञान चेक किया जाता है। आप जानते हैं कि जितने भी यूनिट टेस्ट होते हैं या यूनिट के बाद होते हैं, ये जो टर्म एग्जाम होते हैं, इनसे बच्चों का नॉलेज चेक किया जाता है कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है। और यह मूल्यांकन छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए यूजफुल होगा। आप जानते हैं कि ये न सिर्फ छात्रों के ज्ञान का चेक करता है, बल्कि में टीचर के लिए भी उतना उपयोगी होता है कि उसके छात्र कितना सीख रहे हैं, उसके द्वारा जो पढ़ाई गई जो तरीका है, उसके द्वारा जो यूज किया जाता है, यानी मेथड ऑफ टीचिंग है, कौन कौन से मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर रहा हो, और उनसे कितना असर हो रहा है बच्चों में। तो इसलिए टीचर के लिए भी यूजफुल है ये। तो छात्रों की कमजोरी का पता लग जाता है इससे, जिस कारण वो अपना लर्निंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे, पहले यूनिट का मैंने टेस्ट लिया, आप अपने मार्क्स के आधार पर खुद का आकलन कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगला टेस्ट होने वाला है, आप उसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वैसे टीचर को लगेगा कि अगर पूरी क्लास के अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इसका मतलब टीचर के पढ़ाने में ही कोई गड़बड़ी है, तो वो भी खुद के जो टीचिंग ऑफ स्टाइल में है क्या करेगा, सुधार करेगा। तो नेक्स्ट यूनिट टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है बच्चा, वहीं शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में सुधार लाते हुए आगे शिक्षण कार्य करेगा। तो आप समझ सकते हैं, जो संरचनात्मक मूल्यांकन है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीखने की जो गतिविधि है उसी के दौरान हो रहा है,
और छात्र के सीखने की निगरानी के लिए ये मूल्यांकन हो रहा है। सोचने वाली बात है, ध्यान से देखिए कि ये ऑन प्रोसेस है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान आपका मूल्यांकन हो रहा है, और इसलिए मूल्यांकन हो रहा है कि ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है वो संरचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। जैसे आगे कह सकते हैं हम कि बच्चों में लगातार सुधार हेतु संरचनात्मक मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है, यानी कि उनमें लगातार सुधार होते रहे, इसलिए हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है या इवैल्यूएशन होता है उसको हम लगातार करते रहते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, टेस्ट कितने भी ले सकते हैं आप, टीचर पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, कुछ मानकों में कोई निश्चित नहीं है। हाँ, सीबीएसई ने कुछ स्कूलों में ज़रूर मानक फिक्स कर दिया है, लेकिन फिर भी टीचर अपने अपने मेथड ऑफ टीचिंग स्टाइल को चेक करने के लिए और बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल है उसको चेक करने के लिए वो कितने भी बार यूनिट टेस्ट या मिड टर्म वगैरह ले सकता है। ठीक है, ताकि वो लगातार बच्चों में सुधार कर सके। अध्यापक पाठ पढ़ाने के अंत में भी कुछ क्रियाकलापों द्वारा छात्रों के ज्ञान को चेक कर सकता है, न कि सिर्फ यूनिट खत्म होने पे, बल्कि मैं हर दिन के जिस दिन भी आप लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं कक्षा को, और जब पाठ पढ़ा लेते हैं उसके अंत में भी आप क्या कर सकते हैं, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जो बोध प्रश्न होते हैं, उनको उनके माध्यम से बच्चों का ज्ञान चेक करते हैं और उसी आधार पर शिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। लगा कि पूरी कक्षा ने लगभग जवाब दे दिया है तो आप आगे के टॉपिक को पढ़ाएंगे, अन्यथा फिर दोबारा से अपने मेथड ऑफ टीचिंग में थोड़ा सा चेंज करके बच्चों को फिर से नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए टीचर बहुत सारे साधन यूज करता है। क्लास टेस्ट लेता है, वो बहुत बार क्वेश्चन के माध्यम से ही खाली आस्किंग क्वेश्चन करता है। होमवर्क के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं बच्चों के ज्ञान को, क्लास वर्क के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन में टीचर चाहे तो कक्षा में इन साधनों का प्रयोग कर सकता है। और नॉर्मली 1-2 महीने में तो जो टेस्ट होते हैं जिनको भी वो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन उनके अलावा डेली भी आप बच्चों का नॉलेज चेक कर सकते हैं, वो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली मैं कहूँ कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वो सीखने की गतिविधि के दौरान, जो सीखने की गति चल रही है जब, यानी कि ऑन प्रोसेसिंग है लर्निंग की जो तरीका, सीखने की गतिविधि के दौरान छात्र के सीखने की निगरानी के लिए इस मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे आपके जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो क्यों यूज में लाया जाता है, कि छात्र कैसे सीख रहा है और कितना सीख रहा है, किन कारणों से नहीं सीख रहा है, या कौन कौन से तत्व उसके में बाधक हो रहे हैं जो कि उसको सीखने के लिए एक प्रकार से बैरियर का काम कर रहे हैं, तो उनको आप हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुधार का मौका देता है संरचनात्मक मूल्यांकन, आपके रिजल्ट में सुधार का एक प्रकार का मौका देता है आपको। तो ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। योगात्मक मूल्यांकन को जानेंगे आप। योगात्मक मूल्यांकन की बात करें तो योगात्मक मूल्यांकन में हम किसी ऐसी योजना या पहले से ही चल रहे किसी शैक्षिक कार्यक्रम से हो रहे प्रभावों और ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। ये ऑन प्रोसेसिंग नहीं होता है, ये पहले से कोई योजना बनी होगी या पहले से चल रहे कोई शैक्षिक कार्यक्रम से हो रहे प्रभावों और ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि मैं अभी उदाहरण से बता दूं आपको, योगात्मक मूल्यांकन में समयावधि की दीर्घकालीन होती है, यानी कि इसकी जो टाइमिंग होती है, जैसे मैं कह रहा था कि समय जो फॉर्मेटिव होता है उसको हम कंटिन्यू लगातार किसी भी टाइम हम एफए एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू भी नॉर्मली, लेकिन जो दीर्घकालीन जो एग्ज़ाम होते हैं या कह सकते हैं मूल्यांकन होता है, ये लंबे टाइम में होते हैं। जैसे कि आपका एनुअल एग्जाम होता है या हाफ ईयरली एग्जाम होता है। सबसे अच्छा उदाहरण ये इसका विद्यालय में होने वाली अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा है। ये कह सकते हैं कि आप समेटिव इवैल्यूएशन के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें आगे बात करते हैं, इसमें छात्र ने पूरे वर्ष भर क्या अर्जित किया, इसका आकलन किया जाता है। समझ गए, इसमें छात्र ने पूरे वर्ष भर क्या अर्जित किया, मानी जो निचोड़ होता है क्या अर्जित किया, उसका आकलन किया जाता है, जिस आधार पर उसे अगली कक्षा में जाने व न जाने संबंधी निर्णय लिया जाता है। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है बच्चे को कि आगे की कक्षा में उसको रखना है या नहीं रखना है, प्रमोट करने के लिए एक प्रकार से रखा जाता है। ठीक, और फाइनली कि उसने कितना सीखा था, कितना ज्ञान वर्ष बाद उसने अर्जित किया था। तो कह सकते हैं कि सीखने की गतिविधि के अंत में, जबकि मैं यहाँ क्या बताता, सीखने की गतिविधि के दौरान छात्र के सीखने की निगरानी के लिए इस मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है संरचनात्मक का। जबकि देखिए योगात्मक में सीखने की गतिविधि के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं, देखिए एफए लिखा है मैंने यहाँ पे। एफए का मतलब है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और जो समेटिव इवैल्यूएशन में मुख्य अंतर इसी बात का है। देखिए कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, जबकि समेटिव इवैल्यूएशन शिक्षण इकाई के अंत या सीखने की प्रक्रिया की समाप्ति पर होता है। तो ये था समेटिव इवैल्यूएशन। तो आप समझते हैं जब शिक्षा प्रक्रिया की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद जब मूल्यांकन किया जाता है छात्र का तो वो समेटिव होता है, जबकि शिक्षा प्रक्रिया के दौरान जब मूल्यांकन किया जाता है छात्र का, और इसलिए कि ताकि उसमें हम सुधार कर सकें। तो सुधार करने की प्रोसेस के लिए संरचनात्मक मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। जबकि इस प्रक्रिया में हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा, इसमें हम सुधार नहीं कर सकते, यानी जो प्रोडक्ट मिल गया तो मिल गया, अब कोई सुधार नहीं हो सकता। अब सिर्फ डिसीजन ही लिया जा सकता है कि उसको आगे प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस जानेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तो अंतर के आधार पर आप क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है
शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। वहीं जो समेटिव एवोल्यूशन एक निश्चित अवधि के बाद होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वर्ष भर में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो विद्यालयों में होते हैं 4 फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होते हैं, जो छमाही से पहले 2 और छमाही के बाद 2, तो टोटल 4 फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होते हैं और साथ ही 2 जो समेटिव एवोल्यूशन होते हैं, एक हाफ ईयरली को गिन देंगे और एक एनुअल एग्जाम को आप गिन लेंगे। तो ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान लगातार होता रहता है। ये ऑफिशियली होते हैं। इसके अलावा जो टीचर लगातार यूनिट टेस्ट वगैरह जो लेता रहता है, उनको भी आप फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में गिनेंगे। ठीक है, अगला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन अधिगम के लिए आकलन के रूप में किया जाता है। ध्यान से इसको देखिए, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन के रूप में फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होता है, जबकि समेटिव एवोल्यूशन में अधिगम का आकलन किया जाता है। ये अधिगम के लिए आकलन किया जाता है, यानी कि बच्चा कैसे बेहतर सीखेगा, इसके लिए आकलन हो रहा है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। जबकि बच्चे ने कितना सीख लिया है, ये इसका आकलन है। तो समझ गए होंगे, एक है कि सीखने की प्रक्रिया का आकलन हो रहा है, एक और सीखने का आकलन हो रहा है। तो बेहतर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन छात्रों को एक प्रकार से फीडबैक देता है, जबकि समेटिव एवोल्यूशन में सिर्फ अंक या ग्रेड दिए जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप। अगला है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन छात्र को यह बताता है कि उससे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, जबकि समेटिव एवोल्यूशन छात्र को यह बताता है कि उसने कितना सुधार किया है। अब फाइनली उसने यही बताता है कि उसने सुधार कितना किया है, उसमें कोई सुधार की अन्य गुंजाइश होती नहीं है, उसके हाथ में रिजल्ट होता है। जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में उसे ये होता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है, वो आगे सुधार कर सकता है। पाँचवें देखिए, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन कई बार हो सकता है, जबकि समेटिव एवोल्यूशन सेक्शन वर्ष के अंत में ही होता है। तो जो एजुकेशन सेशन चलता है उसके अंत में ही समेटिव एवोल्यूशन होता है। जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में बता चुका हूँ कई बार टीचर आयोजित कर सकता है इसको, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे तो आप हर दिन हर कक्षा में समेटिव एवोल्यूशन कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। और लास्ट देखिए आप, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में कई माध्यमों से आकलन किया जाता है, यानी बहुत सारे मीडियम यूज किए जाते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स यूज की जाती हैं। जबकि समेटिव एवोल्यूशन में कुछ निश्चित प्रश्न प्रारूपों का उपयोग करके आकलन किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं आपके एनुअल एग्जाम होते हैं तो एक क्वेश्चनर के माध्यम से ही होता है, उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। जबकि फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में आप चाहें तो कक्षा में कई तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं तरीके आपके बता चुका हूँ। जैसे कि टेस्ट ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, क्लास वर्क दे सकते हैं, आप उससे रिलेटेड क्विज करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड डिबेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके आप अपना सकते हैं, बच्चों को बोलने का मौका दे सकते हैं। तो अनेक तरीके यूज किए जा सकते हैं। जबकि देख सकते हैं समेटिव एवोल्यूशन में सिर्फ प्रश्न पत्रों का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे नॉर्मल उदाहरण के तौर पे सामान्यतः सीबीएसई के विद्यालय में इस प्रकार का ही होता है। ये नॉर्मल स्कूलों का है, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो उन्होंने देखा ही होगा आजकल बच्चों के बार बार एक वर्ष का पाठ्यक्रम कुछ ऐसा बांटा होता है। प्रथम जो 6 महीने की पहले अवधि और 6 महीने के बाद की जो अवधि होती है, तो 5-5 महीने ही आपको पढ़ाई के मिलते हैं। 1 महीना यहाँ एग्जाम का, 1 महीना यहाँ एग्जाम का। तो आप देखते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन 1 होता है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन 2 होता है, उसके बाद समेटिव एवोल्यूशन 1 होता है। दूसरे महीने भी ये FA3, FA4 और SA2। तो ये है अंक। ज़्यादातर आपको पता है कि छमाही और वार्षिक के ही जुड़ते थे, लेकिन अब एवोल्यूशन की दुनिया में एक नई क्रांति आ रही है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इंटरनल एग्जाम के भी, यानी कि FA1 FA2 के भी मार्क्स जोड़ने की एक कंसेप्ट बनता जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, अन्यथा सिर्फ वार्षिक परीक्षा के अंक जोड़ना न्याय संगत नहीं था। आप जानते हैं कि ये इससे सही ढंग से आकलन करना बच्चे का हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें सुधार की ना गुंजाइश रहती है उसमें, और कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे, इस पर भी एक प्रकार का शक रहता है। तो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।